हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मुझे पूरी आशा है। आज मैं आप लोगों को गबन उपन्यास के बारे में बताऊंगी। गबन उपन्यास के बारे में बताने से पहले मैं ये बताऊंगी कि गबन का मतलब क्या होता है। गबन का अर्थ क्या होता है? गबन का मतलब होता है भागना, पलायन करना। तो यहाँ पर कौन भाग रहा है, कौन पलायन कर रहा है? यहाँ पर रमानाथ पलायन कर रहा है। क्यों भाग रहा है वो, क्या कारण है? उसकी स्वयं की उसकी स्वयं की झूठ बोलने की आदत, उसकी स्वयं की डींग हाँकने की आदत, उसकी स्वयं की वास्तविक स्थिति को छिपाने की आदत उसको गबन की तरफ प्रेरित करती है। गबन जो है उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही सुंदर उपन्यास है। इसकी भाषा जो है बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टचिंग है। एकदम दिल को छू जाती है। सबसे अच्छी बात है यह है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। इस उपन्यास में दो मेन किरदार हैं, एक जालपा और एक रमानाथ। रमानाथ कैसे प्लान करता है, कैसे भागता है? उसकी शुरुआत शादी के बाद होती है। उसकी असल जो परीक्षा होती है जीवन की, बोलते हैं जीवन की परीक्षा असल में शादी के बाद शुरू होती है। सो रमानाथ का भी वही हाल है। अच्छे अच्छे लोग शादी के बाद घूम जाते हैं। तो रमानाथ तो पहले से ही कोई जिम्मेदारी नहीं थी हैं इसके बारे में। सो शादी के बाद तो और भी सोने पर सुहागा हो गया। उसकी शुरुआत होती है गबन की शादी के बाद। उसकी शादी होती है एक जालपा नाम की सुंदर युवती है। जालपा बहुत ही सुंदर है। जालपा जब छोटी थी तभी उसके पिताजी उसके माता के लिए एक चंद्रहार लाए थे, बहुत ही सुंदर था। और उसको देखकर जालपा ने भी माँ से बोला, माँ मेरे लिए भी ये चंद्रहार पिताजी से बोलो लाने के लिए। माँ ने वहाँ पर समझा दिया कि बेटी तुम्हारे लिए चंद्रहार तो तुम्हारे ससुराल से आएगा। सो पिताजी तुम्हारे यहाँ पर देखो लाए हैं, तुम्हारे लिए ससुराल से सभी गहने आएंगे। सो वहाँ पर जालपा चुप हो जाती है और अपने शादी के स्वप्नों की तरफ चली जाती है कि जब मेरी शादी होगी तो मेरे गहने भी आ जाएंगे। वो दिन भी आता है, सुंदर दिन आता है और जालपा जो है ससुराल, जालपा की शादी होती है और सभी गहने आते हैं लेकिन चंद्रहार ही नहीं आता है। सो उसका जो है मन बहुत दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है कि सभी कुछ तो आया लेकिन एक चंद्रहार नहीं आया। सो दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी तरह से धूमधाम से शादी होती है। लेकिन जालपा जैसे ही जाती है ससुराल वैसे नखरा करने लगती है, ठीक से बोलती नहीं है। हालांकि शादी के बाद जो है घर का जो माहौल होता है वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। बहू जब जाती है ससुराल तो ससुराल में बहुत ही रौनक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बातें नहीं दिख रही है। ऊपर से क्या हो जाता है कि चिंतित हो जाते हैं रमानाथ के पिताजी दयानाथ, क्योंकि जितने भी सारे कार्यक्रम हुए हैं, प्रोग्राम हुआ शादी का, वो सभी उधार से लेकर हुआ है। सो उसकी चिंता उन लोगों को सता रही है। और जालपा जो अपने चंद्रहार के लिए वहाँ पर गुमसुम बैठी रहती है, किसी से बोलती चालती नहीं है। बोलती है जब तक चंद्रहार नहीं बनेगा तब तक मैं ठीक से नहीं रहूँगी, मैं ऐसे ही रहूँगी। क्या होता है कि दयानाथ तो जितने भी काम किए थे सभी कुछ उधार लेकर किए थे। और एक काम गंगाराम का तकाजा आ गया जहाँ से वो गहने लाए थे। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था लेकिन वहाँ जब तकाजा जब आ गया तो वो बहुत ही इज्जतदार आदमी, बहुत ईमानदार, एक पैसा तक किसी से घूस वूस नहीं लिए हैं। सो उनके लिए बहुत ही बड़ा ये मतलब क्या चिंता वाली बात आ गई कि अगर बार बार आएगा द्वार पर तो बहुत बेइज्जती होगी। सो इसको कैसे निपटाया जाए, इसके लिए वो रमानाथ से बात करता है कि रमानाथ भाई सोचो कैसे ये समस्या समाधान होगी। रमानाथ भी उतना मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बुद्धिमान नहीं है या फिर तो पहले से काम धंधा उतना नहीं करता है तो क्या बुद्धि देगा। लेकिन वहाँ पर फिर बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप जितने भी खर्च किए हैं तो आप ही किए हैं, मैंने तो बोला नहीं था। वो वहाँ पर निकल जा रहा है। लेकिन फिर समस्या कैसे समाधान होगी? फिर रमानाथ से बोलता है भाई ठीक है, तुम जितने भी बहू के गहने हैं उसको ला दो और शराब को दे देते हैं और उससे जितनी भी हमारी स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उसको बता दो। लेकिन रमानाथ में वो हिम्मत नहीं होती है। बोलता है कि आज ही शादी और कल उसे गहने मांगे और अपने घर की स्थिति को बता दें, ये मुझसे नहीं होगा। अब उसके पिताजी चिंतित पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन बोलते कि ये तो इसको सुलझाना ही पड़ेगा, जो समस्या है इसको तो सुलझाना ही पड़ेगा। तो रमानाथ को एक तरकीब क्या आई है, तरकीब यही है कि किसी तरह गहने चुरा लिए जाए और शराब को दे दिया जाए और ये सारी समस्या समाधान हो जाएगी। और धीरे धीरे करके हम लोग
जालपा के गहने बनवा देंगे। सो ये तय होता है, रामानाथ चोरी करके ला देता है, दयानाथ को पिताजी को दे देता है और शराब को वो दे देता है। सारा समस्या समाधान हो जाता है कर्ज का। जालपा जब देखती है कि मेरे सारे गहने चोरी हो गए, अपने आप को अभागिन बहुत ही मतलब दुखी समझती है। पहले तो चंद्रहार था ही नहीं और उसके बाद ये सोने पर सुहागा चोरी हो गया, अब तो पूछना क्या है। लेकिन रमानाथ से वो बहुत प्यार करती, चूँकि रमानाथ भी उसको प्यार करता है, दोनों में भी प्यार है। वह फिर चुप हो जाती है कि रमानाथ उसको सांत्वना देता है कि मैं हूँ ना, तुम्हारे सारे गहने मैं एक एक करके बनवा दूंगा। और इसके लिए वह निकल भी जाता है बाहर नौकरी की तलाश में। और उसे एक रमेश बाबू नाम के एक विदुर है, वो मिल जाते हैं और उनसे उनकी बहुत पड़ती है, शतरंज खेलते हैं, अकेले हैं और वो नौकरी म्यूनसिपल में सरकारी नौकरी रमानाथ को दिला देते हैं। यह समाचार जाकर वह जालपा को देता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है और 40 रुपये महीने है। हालांकि उसके महीने की जो रकम थी, जो महीना था वह 30 रुपया था, लेकिन जालपा को बताता है वह 40 रुपया है। अब फिर यहाँ पर क्या हो गया, फिर झूठ का स्टार्टिंग हो गया। वहाँ पर अगर वो असलियत स्थिति अगर जानती जालपा तो फिर वह और भी काम नहीं करती जो कि फिजूल खर्च है। अब तो जानती है, बोलता है कि 40 रुपये महीने भी मिलते हैं, ऊपर से ऊपरी आमदनी भी होती है। तो कोई भी स्त्री रहेगी तो सोचे कि भाई मेरा आदमी इतना कमाता है तो जो चाहूँ मैं करूँ, या फिर अपनी बड़ाई भी समझती हैं, हाँकती हैं पूरी। तो जालपा भी कोई अलग से नहीं थी। जालपा जब जैसे ही सुनी कि इनकी नौकरी लग गई है, वैसे सपाटे घूमना फिरना, नए नए मित्र दोस्त बनाना और गहने कपड़े, ये सारे खर्चे। लेकिन इतना ज़्यादा खर्च होते होते क्या हुआ, यहाँ पर रमानाथ को कर्ज हो गया। जितने भी गहने एक एक करके जालपा के बन रहा था, सभी बन रहे थे, सभी बन गया, लेकिन वो उसमें कर्ज हो गया। इसी बीच जालपा की दोस्ती एक रतन नाम की लेडी से होती है और उसने अपने जो पैसे दिए थे 600 रुपये गहने बनवाने के लिए रमानाथ ने ले लिया और उस रुपये को जाकर वहाँ पर शराब को दे दिए कि मुझे इसके जैसे जालपा का मैंने गहना बनवाया है, वो कंगन बनवाया है, वैसा ही सेम हमको बनवा कर दीजिए। अब वो तो शराब समझ गया था कि ये आदमी देने वाला नहीं, पैसा है, जो पैसा आया है उसी को रख लें। सो जब दूसरे दिन गया रमानाथ, उसको पैसे नहीं मिले गहने। बोले नहीं, पहले और भी पैसे लाओ तब तुमको गहने मिलेंगे, जितना जो पहले का उधार लिए थे वो सारा चुकाओ, उसके बाद गहने मिलेंगे जो कंगन है। और तो फंस गया क्योंकि वो तो पैसा रतन का था, उसका तो था नहीं। अब क्या करे, उधर रतन का भी यहाँ पर उसको चुकाना है और अपना भी। अब रतन बार बार तकाजा कर रही है कि भाई मेरे कंगन कब लाएंगे, भाई कब लाएंगे। अब मतलब चिंतित हो जा रहा है, घबरा जा रहा है, अब क्या करे। और उसी बीच क्या होता है, सरकारी जो पैसा है उसको लाकर, उसमें 800 रुपये हैं उस पोटली में, सरकारी जो रुपये हैं वो लाकर घर में धर देता है और जालपा से बोल देता है कि ये पैसे जो है रतन को दे देना, गहने नहीं बने हैं उसको दे देना। लेकिन ये चीज़ें उसको दिखाने के लिए लाया है, देने के लिए नहीं लाया है। वो केवल दिखाने के लिए कि वो देखेगी अपने आप, क्योंकि औरतें गहने ज़्यादा चाहती हैं, पैसे नहीं। लेकिन ये चीज़ें जालपा को नहीं बता रहा है कि उसको देना नहीं, सिर्फ दिखाना है। जालपा क्या करे, उन पैसों को ले जाकर जो रतन आ रही मांगने कि भाई मेरे गहने बने, तो बोले नहीं, तो भाई मेरे पैसे दे दो। तो वो पैसे मतलब क्या, वो गहने नहीं ले रही, वो पैसे नहीं ले रही है, लेकिन जालपा ज़बरदस्ती उसको दे रही है कि जब फिर पैसे हो जाएंगे, जब वो दे देगा, गहने बनवा कर दे देगा तो मैं आपको दे दूँगी, तब तक ले जाए। और वहाँ पर जब रमानाथ दिखता है कि तो पैसे गायब हैं और वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तो जालपा ने बोल दिया कि मुझे क्या मालूम था कि आप उसके लिए नहीं लाए हैं, ये सरकार ये मतलब क्यों दिखाने के लिए लाए हैं, मुझे तो नहीं मालूम है। बोला भाई उसमें तो मेरे भी पैसे थे 200 रुपया, बोले आपके मिल जाएंगे 200, उसमें क्या है। अब उसको चिंता होने लगी कि अब तो सरकारी खजाना था 800 रुपया, अब मैं कहाँ से भरूँगा। और क्या होता है कि उसमें से 200 रुपया किसी तरह से रतन से लेता है, मिलता है, और 200-300 रुपया किसी अपने दोस्त से लेता है, मैनेज करता है। 500 रुपया वो सरकारी खजाने में दे देता है, बचा 300 रुपया। अब 300 रुपया कैसे एडजस्ट करे। एक लेटर लिख देता है जालपा के नाम से, और जैसे ही जालपा पढ़ रही है वैसे ही उसको समझ में आ गया कि जालपा पढ़ रही है, उसको शर्म आने लगी, वैसे वहाँ से भाग गया। जैसे ही भागे वो कहाँ, कलकत्ता। ट्रेन में उसे एक बुजुर्ग मिलते हैं, वृद्ध व्यक्ति मिलते हैं, उनसे दोस्ती हो जाती है, मतलब वो सहायता करते, बहुत अच्छा आदमी है,
देवीदीन नाम है, बहुत ही उसको बेटे की तरह मानता है और सारी स्थिति को यहाँ पर वो समझ जाता है कि क्या क्या करके आए हैं। और वहाँ पर भी रमानाथ क्या है, झूठ बोलता है। वो बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, हालांकि वो ब्राह्मण ही कायस्थ है। सो रमानाथ जो है ना, हर जगह झूठ बोलता है। ये बहुत ही खराब बात है। वहाँ झूठ बोलता है। और दोनों जो है उसकी देवीदीन जो है और उसकी पत्नी जग्गो है, इस रमानाथ को अपने बेटे की तरह मानते हैं। बहुत ही सुंदर तरह से उनको रखते हैं। और रमानाथ भी बहुत अच्छी तरह से रहता है। रमानाथ तो अच्छा लड़का है वैसे, मतलब बहुत खराब लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है, लेकिन उसमें जिम्मेदारी नहीं है। उसमें वो मतलब मैच्योरिटी नहीं है। तो वहाँ पर रहने लगा और रहते रहते यहाँ पर जालपा परेशान हो गई कि भाई कहाँ गए, 300 रुपये तो था। तो किसी तरह जाकर वहाँ पर सरकारी जो पैसे थे वहाँ पर जमा कर दी। अब रमानाथ के लिए वो ये कहने लगे कि भाई कहाँ गए, वहाँ पर चिंतित होने लगे सभी। एक बार क्या हुआ, रमानाथ सब कुछ अच्छा हो गया तो वो पुलिस के एक बैग ही उसको पुलिस पकड़ ले रही है, जैसे वो बाहर निकल रहा है। और रमानाथ को ये मालूम नहीं है कि वो पैसे चुकाए जा चुके हैं। और पुलिस जैसे ही वो उनको पकड़ रही है, वैसे पूछ रहा है कि किस जुर्म में तुम यहाँ भागे हो, क्या किए हो गबन। ये बता दे रहा है कि 300 रुपये थे है। फिर उसके नाम से वहाँ पर इंक्वायरी होती है कि इसके जो पैसे सचमुच में ये भागा है और भी कुछ किया है। वहाँ पर सच में आ रहा है इंक्वायरी में कि नहीं 300 रुपये थे वो भरा जा चुका है, इसके नाम से कोई केस नहीं है। लेकिन पुलिस को वहाँ पर एक मुखबिर की ज़रूरत थी, एक गवाह की ज़रूरत थी, जो कि झूठा केस था, झूठे लोगों को फंसाने के लिए सरकारी गवाह बनना था। सो रमानाथ से अच्छा कोई भी गवाह नहीं मिल सकता है। उसके लिए तो बहुत अच्छा बकरा है रमानाथ को लोग पुलिस वाले बहुत ही धमकाते हैं कि अगर तुमने ये गवाही नहीं दी तो तुमने जो गबन किया है उसके चक्कर में तुम जेल की हवा खाओगे, जिंदगी भर चक्की पीसते रहोगे। सो रमानाथ वहाँ पर डर जा रहा है और जैसे जैसे पुलिस कर रही है वैसे वैसे वो तैयार हो जा रहा है। पुलिस क्या है वहाँ पर रमानाथ को भराने फुसलाने के लिए, मनोरंजन के लिए जाकर वहाँ पर एक जौहरा नाम की जो वेश्या है उसको भेज देते हैं रमानाथ के पास। और जौहरा जो है उनको बहलाने फुसलाने के बदले रमानाथ पर क्या हो जाती है, वो मुग्ध हो जाती है और उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो बंदा है, ये जो लड़का है वो ऐसा नहीं है जैसा कि इसको फंसाया गया है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इस पर कोई ऐसा आफत पड़ा है जिससे कि वह इसको इस स्थिति में आना पड़ा। और वहाँ पर रमानाथ जो अपनी सारी स्थिति को वहाँ पर जौहरा से बता देता है। और जौहरा जो है उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाती है कि जो भी सहायता होगा मैं आपको सहायता दूंगी। इधर मालूम पड़ जाता है जालपा को कि ये झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। और उसमें एक दिनेश नाम का लड़का जिसको कि फांसी होने वाली है, वो बहुत ही पश्चाताप करती है, बहुत ही दुखी होती है। मतलब उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कि कैसे रमानाथ के पास जाऊं और इनको इन सारे पापों से बचाऊं। वो क्या करती है, जिसको फांसी होने वाली दिनेश नाम का लड़का है उनके घर जाकर सारा काम काज करती है, लड़कों को खाना पीना जो भी है उसको जो भी मतलब अपने से हो रहा है वो सारा काम कर रही है। ऐसे में जौहरा क्या नाम है, जालपा जो है चली जा रही है रमानाथ के पास और किसी तरह उसको मनवा ले रही है कि आपका जो गबन का जो पैसा था 300 रुपये मैंने भर दिया, आप पर कोई केस नहीं है और अभी झूठी गवाही मत दे। रमानाथ के लिए ये आसान नहीं था काम, फिर भी जालपा के लिए वही काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस काम में जौहरा जो है जालपा और रमानाथ दोनों की सहायता करती है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। और रमानाथ जो है वहाँ पर अपने आप को ब्लेम दे रहा है कि इस गबन में अगर कोई दोषी है तो सिर्फ मैं हूँ, मेरी जो झूठ बोलने की आदत है। और तुम्हारे जो गहने चुराए थे मैंने ही चुराए थे, वहाँ पर कोई दूसरा नहीं चुराया था। यहाँ पर जालपा भी अपने आप को दोषी कर रही है कि अगर इनको गबन करना पड़ा तो मेरे कारण, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर इच्छा को पूरा करने के लिए ये इस हद तक गए। सो जो कुछ अगर दोषी है, अगर कोई इस गबन का गुनाह है तो वो सिर्फ मैं हूँ, तो अगर सज़ा मिले तो मुझे मिले, ये निर्दोष है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जो नायक नायिका है अपने आप को दोषी कर रहे हैं और अपना जो दोष स्वीकार कर रहे हैं। सब कुछ साफ हो गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। और एक दिन ऐसा आता है कि सबको ऊपर जाना पड़ता है
और रतन की वहाँ पर तबीयत खराब हो जा रही है, सभी लोग साथ रह रहे हैं। ये सब कुछ जब मामला सलट गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो क्या नाम है, रतन, उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर जौहरा बचती है। जौहरा आंखों के सामने ही, जालपा और रमानाथ के सामने ही वह बह जा रही है नदी में। ये बहुत ही दुखद हो रहा है जब जौहरा मर जा रही है। सो इस उपन्यास में लास्ट में जो अंत में है, जालपा और रमानाथ, दो जो नायक नायिका हैं, वही बच जा रहे हैं। और जो उपन्यास की समाप्ति बहुत सुंदर हुई है, बहुत ही अच्छा हुआ है। दोनों में क्लियर हो गया है, साफ सुथरा, कहीं भी कोई छिपाव नहीं है। जो कि शुरू में जो था शादी के बाद, हैं, शादी के कुछ दिनों बाद जो छिपाव था वो सब कुछ क्लियर हो गया, कहीं पर भी छिपाव नहीं है और सब कुछ सुंदर हो गया है। सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मिडिल जो परिवार या मध्यवर्गीय परिवार है, अपने अवकाश से ज़्यादा खर्च मत करिए और हस्बैंड वाइफ के बीच कम्युनिकेशन हो, कोई लुकाव छिपा नहीं हो, क्योंकि ये 1-2 घंटे का दिन नहीं है, ये पूरी लाइफ का सवाल है। पूरी ज़िंदगी भर आपको रहना है साथ। सो अपने पार्टनर के साथ कभी भी छिपाव मत रखिए। अगर आप छिपाव रखेंगे तो उतना ही आप जलेबी की तरह चले जाएंगे, जलेबी तक की तरह आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। सो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर रमानाथ जो है गबन किया है, केवल भागा है। बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि सुसाइड कर लेते हैं। सो यहाँ पर जालपा का बहुत भाग्य अच्छा है कि उसका सुहाग है और वो फिर पा जा रही है। सो प्रेमचंद के जो उपन्यास जो है, ये जो गबन का उपन्यास जो है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज है मिडिल फैमिली के लिए, परिवार के लिए। ये हैसियत से ज़्यादा नहीं खर्च करनी चाहिए और पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में कोई भी लुकाव छिपाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। सो ये उपन्यास यहीं समाप्त होता है और मुझे आशा कि आप लोगों को ये उपन्यास बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर नया कुछ लाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।